चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसमें जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देख लिया, अभी पोटेंशियल वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का। तो जो कैपेसिटर में बच्चों ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कैपेसिटर में पहला टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस? तो इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कैपेसिटेंस का काम क्या होता है कि चार्ज को होल्ड करके रखना, यानी चार्ज को स्टोर करके रखना। अगर हम मान लें कि हमारे पास चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होगा यानी कि Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल क्या होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो होता है वो हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है C। क्या आ जाता है? कांस्टेंट C आ जाता है। और यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? Q/V। आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों क्या होती है? फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। अगर आप C का डायमेंशन निकालना चाहें तो C का डायमेंशन कैसे निकलेगा बच्चों? Q/V से, और V का फॉर्मूला हम लगा देंगे क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है W/Q। तो Q ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा Q²/W। और Q का डायमेंशन होता है 80 और वर्गडन का डायमेंशन होता है ml² t-2। ये पूरा सॉल्व करेंगे हम तो बन जाएगा हमारा डायमेंशन बच्चों कितना? m-1 l-2 t⁴ a²। तो ये सिंपल डेफिनेशन था, डायमेंशन था, यूनिट थी और फॉर्मूला था। इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है बच्चों आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब आपके पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका रेडियस क्या है? a है। अब इससे बोला गया है कि इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला निकालने से पहले कि पहले आप पता करिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है कैपेसिटेंस का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा C इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? Q/V होता है। ये फॉर्मूला होता है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इक्वेशन आप बना लीजिए फर्स्ट। और सभी बच्चों को पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/A। ए मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसका रेडियस हमने a मान रखा है। अगर आपने r मान रखा है तो r रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट यहां रखिए। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q/V के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। v के प्लेस पे कितना रखेंगे? 1/4πε0 इंटू Q/A। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, ये 4πε0 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4πε0 इंटू कितना? A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों कैपेसिटेंस का, आइसोलेटेड स्फीयर का। और इसकी यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं। और डेरिवेशन पर आपको फोकस भी करना चाहिए। न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी डेफिनेशंस वगैरह तो आपको याद रहती ही है लगभग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में बच्चों जैसे देखिए, पहले इस चीज़ को समझिए। आपके पास दो प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दोनों प्लेट के बीच जो सेपरेशन है यानी कि डिस्टेंस है कितना रख दिया हमने? स्मॉल d रख दिया है। एक प्लेट को हमने वायर निकाल दिया किसी सर्किट से, किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए, और एक हमने वायर को क्या कर दिया है? अर्थिंग कर दिया है। अब बात ये आ रही है कि इसके लिए हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बच्चों पहले आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना पड़ेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं प्लेट के लिए। अगर हम कह दें कि इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि जो ये मीडियम है, जो किसी मीडियम में होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस प्लेट के लिए अगर मैं कह दूं कि K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लिए बच्चों, तो एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा होगा सभी लोगों ने, E इक्वल्स टू होता है σ/ε0 तो होता है, लेकिन इसको K से क्या कर देते हैं? नीचे डिवाइड कर देते हैं, या नीचे कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सिग्मा की वैल्यू सभी बच्चों को पता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इक्वल्स टू सभी बच्चे जानते हैं Q/A होता है। क्या होता है? Q/A होता है। ये वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? Q/KA∈0। KA∈0 यही तो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब फॉर्मूला आ गया KA∈0 तो आप एक काम करिए कि इसको इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट। अगर दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D है तो अब आप निकाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू सेपरेशन
डी, सेपरेशन कितना है, डी है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों V इक्वल्स टू बन जाएगा ED। क्या बन जाएगा, ED, क्योंकि इसके बीच डिस्टेंस कितना है, D है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा आपका ED। और E की वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू E की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो क्या बनेगा, Q अपॉन KAF साइलेंट नॉट, KAF साइलेंट नॉट इनटू इसके साथ आप D का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये वाला D यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आपको निकालना क्या था, कैपेसिटेंस निकालना था, अभी आपने पोटेंशियल निकाला है। तो पोटेंशियल जब निकाल लिया तो देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है बच्चों Q बाई V, होता है ना। अब ये V की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करिए तो C इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों आपका कितना, Q बाई V, यानी Q तो Q अपनी जगह पे रहेगा, Q अपनी जगह पे रहेगा ये वाला, ठीक है। नीचे आपका V की वैल्यू क्या हो जाएगा, QD अपॉन KAF साइलेंट नॉट, KAF साइलेंट नॉट, तो Q से Q कट जाएगा बच्चों, KAF साइलेंट नॉट ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा KAF साइलेंट नॉट अपॉन D, यही बनेगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला फाइनली आ गया, जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना था बच्चों, इस टॉपिक का जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना था वो फॉर्मूला आ गया C इक्वल्स टू KAF साइलेंट नॉट अपॉन D, ठीक है। अगर यही एयर के लिए हो मीडियम तो K की वैल्यू 1 रख देते हैं, बाकी हमने बता रखा है कि वाटर के लिए कितना रखते हैं 81, और मेटल के लिए K की वैल्यू कितना रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप इसको रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बोर्ड में लगभग पूछा जाता है, ये सभी बच्चे जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर इन्होंने जितने बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से समझने के लिए पहले इसको समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम, मतलब कि ये बोला गया कि दो आपके पास प्लेट है, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर आपका माइनस चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D है। एक प्लेट को अर्थिंग कर दी गई, यहाँ से इसको अर्थिंग कर दिया गया है। अब बोला गया कि इस प्लेट के बीच में एक कोई T थिकनेस की प्लेट डाल दिया गया, T थिकनेस की प्लेट डाल दिया गया। इसकी वजह से अब टोटल इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेट डाला गया बच्चों, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम E मान के चल रहे हैं, और एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी एयर है यहाँ पर भी एयर है, तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में E नॉट मान के चल रहा हूँ भाई। मीडियम के लिए E है इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर के लिए कितना, E नॉट। अब बात ये आती है कि पहले तो आपको E निकालना है और E नॉट निकालना है, बिना E और E नॉट निकाले आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ इस पर काम करते हैं, जो काम करना है उस काम को पहले करते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। मैंने देखिए जो भी जगह यहाँ पर है पहले यहाँ पर इसको कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर, अगले स्लाइड पर फिर देखते हैं। पहले हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, E नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई AF साइलेंट नॉट। क्या बन जाएगा, Q बाई AF साइलेंट नॉट। K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि अभी मैंने बताया, अभी जो फॉर्मूला भी डिराइव किया मैं आपको फिर से दिखा दूँ एक बार। यहाँ देखिए जो फॉर्मूला डिराइव किया C इक्वल्स टू KAF साइलेंट नॉट अपॉन D, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा अभी Q बाई AF साइलेंट नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि K की वैल्यू आपके पास क्या है, K की वैल्यू आपके पास 1 है। तो E की वैल्यू आपके पास आ गया कितना, E नॉट की वैल्यू आपके पास आ गया Q बाई AF साइलेंट नॉट। यहाँ तो हमने कैपेसिटेंस का निकाला है ना, तो ये तो कैपेसिटेंस नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे देखिए यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या था, Q बाई KF साइलेंट नॉट। K की जगह पर हमने 1 रख दिया एयर के लिए, तो एयर के लिए आपका ये फॉर्मूला बन गया, 1 मिनट, हाँ एक बन गया एयर के लिए। अगर यही चीज़ बोल दिया जाए कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मीडियम हम बोले वही हो। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, इसके लिए बन जाएगा आपका फॉर्मूला Q बाई KAF साइलेंट नॉट। अब देखिए K से मल्टीप्लाई हो गया, K से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। दोनों फॉर्मूला हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक हमने एयर के लिए और एक हमने मीडियम के लिए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो आपको तो निकालना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है तो आपको अभी पोटेंशियल भी निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि देन पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल निकालना हमको, पोटेंशियल फॉर
एयर एंड मीडियम, दोनों के लिए मैं पोटेंशियल निकालता हूं। देखिए पहली बात तो आपको एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एयर के लिए है बच्चों और ये आपका मीडियम के लिए है। तो एयर के लिए अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है। अगर सभी बच्चे ध्यान से देखें, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला ईडी होता है। तो ईडी के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ थिकनेस जितनी है ईटी बन जाएगा मीडियम के लिए, और डी माइनस टी बन जाएगा किसके लिए, एयर के लिए, क्योंकि जो डिस्टेंस बचेगा थिकनेस को हटा के वो एयर के लिए होगा। तो टोटल डिस्टेंस डी था, थिकनेस को हटा के कितना बचा, डी माइनस टी। तो हम बात करें अगर एयर के लिए, वी एयर एक एयर के लिए मैं ए का यूज कर रहा हूं बच्चों, तो एयर के लिए बन जाएगा आपका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी बनेगा, एंड जो वी मीडियम के लिए बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, ई इंटू टी बन जाएगा। यानी कि ये आपका दो फॉर्मूला आ गया। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल जो होगा आपका क्या निकल के आएगा, टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा V इक्वल्स टू वी एयर के लिए प्लस V मीडियम के लिए। तो V एयर का बच्चों क्या है आपके पास, ई नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस ई टी, यही तो रहेगा ई टी। देखिए टी भी डिस्टेंस का ही काम कर रहा है उस मीडियम वाले प्लेट के लिए, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए जो अभी पीछे आप लोगों ने निकाला। ई नॉट की वैल्यू पीछे आप लोगों ने क्या निकाला था, Q अपॉन ए एफ साइलेंट नॉट, के नहीं रहेगा बस इसमें, डी माइनस टी और प्लस मीडियम के लिए आपने देखा था क्या था, Q अपॉन के ए एफ साइलेंट नॉट इंटू टी था, यही था ना बच्चों, यही था। तो अब अगर आप यहां से V की वैल्यू फाइनली निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कुछ होगा, क्या कॉमन होगा, देखिए Q बाई ए एफ साइलेंट नॉट कॉमन होगा, Q बाई ए एफ साइलेंट नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी माइनस टी और प्लस यहाँ बचेगा टी और ये बचेगा के, तो टी बाई के हो जाएगा बच्चों, टी बाई के हो जाएगा। तो हम बात करें देन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आपका बनेगा C इक्वल्स टू बन जाएगा क्या, C इक्वल्स टू होता है Q बाई V, तो Q बाई V हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से C इक्वल्स टू Q तो ऐसे रहने दीजिए, जो V की वैल्यू आपकी आई है क्या, Q अपॉन ए एफ साइलेंट नॉट और अंदर में बच गया आपका डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, टी बाई के, यही तो है। अब देखिए Q से Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये ए एफ साइलेंट नॉट पलट के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कितना बताऊं आपको कि ये बोर्ड में बहुत ही पूछे जाने के चांस है, और ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप इस पर स्पेशल केस भी लगा सकते हैं, फिलहाल स्पेशल केस तो स्पेशल केस के लिए होता है, जब आपके लिए न्यूमेरिकल वगैरह होता है तब आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। आपका ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बोला गया है अगला टॉपिक जो है बच्चों, इसमें बोला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। देखिए इसमें कोई डायग्राम नहीं है, आपको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे, तो पहली चीज तो सभी बच्चों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट C इक्वल्स टू जो होता है बच्चों, क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है Q बाई V, यही तो होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। अगर मैं बोलूं कि DQ चार्ज को कैरी किया जा रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसकी वजह से उसको वर्क करना पड़ रहा है W, कितना वर्क करना पड़ रहा है W। अगर मैं लिखूं कि इफ DQ चार्ज carrying from one point to another point, from one point to another point, then work done क्या होगा बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं।
वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, यानी वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी डी क्यू। क्या हो जाएगा? वी डी क्यू। ये आपका फॉर्मूला बनता है। और दोनों तरफ क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। v की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं यहाँ से। v की वैल्यू क्या होगी बच्चों? v की वैल्यू होगी जो आपके पास यहाँ से निकल के आएगी, v इक्वल टू हो जाएगा q बाई सी। क्या हो जाएगा? q बाई सी। इस v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका कितना? इंटीग्रेशन ऑफ q बाई सी डी क्यू। अब देखिए, मान लेते हैं कि जब जीरो वर्क डन हुआ तो उस समय चार्ज जीरो था, लेकिन जब w वर्क डन हुआ तो उस समय वर्क डन चार्ज कितना हो गया? q हो गया। चार्ज कितना हो गया बच्चों? q हो गया। ठीक है। अब देखिए, dq बता रहा है कि q को छोड़ के बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा बच्चों dw का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका w, और लिमिट लगा देंगे कितना? 0 से w लगा देंगे, 1/c को बाहर निकाल लेंगे, और q का इंटीग्रेशन जब बचेगा तो q की पावर 1 है, तो पता होगा कि q का अगर जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1/n+1, तो एक पावर बढ़ जाता है तो हो जाएगा ये q²/2, और लिमिट हो जाएगा 0 से q। यहाँ पर w के प्लेस पे w रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, इक्वल्स टू 1/c, और ये बन जाएगा q के प्लेस पे q रखेंगे तो q²/2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो w का फॉर्मूला बच्चों आपका बन जाएगा कितना? q²/2c, q²/2c। और सभी बच्चों को पता है कि जो w है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी u होता है, तो u को हम क्या लिख सकते हैं? q²/2c, q²/2c। एक तो फॉर्मूला बच्चों आपका ये आ गया। अब आप चाहें तो इससे अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो Q होता है वो क्या होता है? CV होता है। Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कितना? c²v²/2c। तो c से एक c कट जाएगा बच्चों। U इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ CV²। ये भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया U इक्वल टू q²/2c, दूसरा आपका बन गया हाफ CV²। ठीक है। अगर इसी में और भी फॉर्मूला आप रखना चाहें तो और भी बना सकते हैं फॉर्मूला। इसमें क्या बन सकता है फॉर्मूला? अगर आप रख दें यहाँ पर v इक्वल टू q/c, और भी एक फॉर्मूला रख दें आप, अगर v इक्वल टू क्या होता है? q/c देखिए यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में निकाला था, अगर यहाँ रखेंगे तो u इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? हाफ c इंटू v की जगह पे आप q/c रखेंगे तो हो जाएगा q²/c², और ये c से c कट जाएगा बच्चों, तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये तो वही बन जाएगा v इक्वल टू q²/c। अभी तो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, ये तो फॉर्मूला वही बन जाएगा, पुराना फॉर्मूला ही बन जाएगा। कोई इसमें इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं। c इक्वल टू आप q/v रख लीजिए, इसके जगह पे आप c इक्वल टू q/v रख लीजिए, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। c इक्वल टू क्या रख लीजिए बच्चों? c इक्वल टू q/v रख लीजिए, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा आपका कितना? हाफ c की जगह पे कितना? q/v, और v² एज इट इज रहेगा, तो एक v से एक v कट जाएगा बच्चों, तो u इक्वल टू बन जाएगा आपका कितना? हाफ qv बन जाएगा। एक नया फॉर्मूला और आ गया आपका। ठीक है, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों। इतना फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे बच्चों, अब पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हमारे पास एक सर्किट है बच्चों, सर्किट है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि एक कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता उसी का रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस होता, मतलब अगर सीरीज में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता उसका उल्टा कैपेसिटेंस में बनता है। यानी कि पैरेलल में जो बनता है सीरीज में, रेजिस्टेंस में बनता है पैरेलल। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज में होता है, उल्टा चलता है। देखिएगा अभी आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे आपके पास एक सर्किट है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ देखिए ये C1 कैपेसिटेंस है, यहाँ C2 है, यहाँ पर C3 है, और पूरे वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, कैसा चार्ज है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या है? सेम है। चार्ज हर जगह क्या है? सेम है। ये पूरा चार्ज जो है आपका सेम है, हर जगह चार्ज आपका सेम है, और हर जगह चार्ज सेम है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। जैसे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V1, यहाँ से यहाँ तक का V2, यहाँ से यहाँ तक का V3, 3 पोटेंशियल्स है। तो मैं क्या कहूँगा कि पहले तो आपको ये पता कर लेना चाहिए कि टोटल पोटेंशियल आप पहले डायरेक्टली निकाल लीजिए। पहले आप क्या निकाल लीजिए? टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और सभी बच्चों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू जो होता है वो होता है Q/C। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज तो हर जगह सेम है, तो Q/C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा?
C2 Q/C2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा Q/C3। यही तो हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज होता है बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, तब आप कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये C3 है बच्चों, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहाँ फर्स्ट में रखते हैं, V के प्लेस पे क्या रखेंगे Q/C, V1 के प्लेस पे Q/C1, V2 के प्लेस पे Q/C2 और V3 के प्लेस पे Q/C3। तो यहाँ पर Q/C होगा बच्चों, और ये हो जाएगा Q कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से तो बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है बच्चों, 1/C3। अब आप देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/C को मैं C इक्विवेलेंट भी मान सकता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आपका डेरिवेशन हो गया आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर पैरेलल में आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। बट यहाँ सीरीज में आपका वो फॉर्मूला आ रहा है कैपेसिटेंस में, यानी कि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। चलिए आगे चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देख लेते हैं। जैसे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देखिए आपको ये तीन पैरेलल में लगाए गए हैं, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 और पोटेंशियल सब जगह सेम लिया गया है बच्चों। चार्ज जो है आपका यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ पर Q3 है। तो अब आप यहाँ पर टोटल चार्ज निकालेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि इस केस में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है बच्चों। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि V क्या होता है पैरेलल में, कांस्टेंट, यानी कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो टोटल चार्ज निकालते हैं बच्चों, टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज का फॉर्मूला जब निकालेंगे बच्चों, टोटल चार्ज क्या निकल के आएगा, Q = Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ठीक है, Q3। ये इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट। लेकिन सभी बच्चों को अभी फॉर्मूला पढ़ा था कुछ देर पहले, Q = जो होता है बच्चों क्या होता है, CV। अब देखिए हर जगह आपका कांस्टेंट क्या है, V। तो Q1 = क्या हो जाएगा बच्चों, C1V। Q2 क्या हो जाएगा आपका, C2V। क्या हो जाएगा, C2V। और Q3 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C3V। क्लियर है इतनी बातें आपकी क्लियर हैं। चलिए अगर ये वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रखते हैं यहाँ पर, Q की जगह पे क्या रखेंगे, CV, इसकी जगह पे C1V, इसकी जगह पे C2V, इसकी जगह पे C3V। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि CV ऐसे रहेगा, यहाँ से V कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपका फॉर्मूला जो बन गया, आप इसको C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो बन जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। आपका ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए आपका ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद मैंने इसलिए जगह छोड़ रखा है कुछ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने हैं जो आपके डेरिवेशन में नहीं है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने हैं। तो उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2 स्लाइड हमने छोड़ रखा है शायद, हाँ 2 स्लाइड हमने छोड़ रखा है, 9, 10, उसके बाद 11 पे फिर से आ गए हैं, ठीक। ओके, दोनों स्लाइड छोड़ रखा है, दोनों स्लाइड पर हम बातें कर लेते हैं। 8वीं स्लाइड तो कंप्लीट हो गई है, ठीक। 9 स्लाइड। तो पहले बच्चों जो फॉर्मूला आपके लिए जो मैंने छोड़ रखा है, आपको जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक डायग्राम बना दूं, पहले आपके लिए पहले एक डायग्राम मैं बना दूं कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 कैपेसिटेंस हैं, एक ये और एक यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन है, ये ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया C1 है और यहाँ पर क्या है, C2 है, ठीक है। और एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटेंस दे रखा C1 C2
आपके पास बोल दिया गया कि कॉमन पोटेंशियल आप बताइए। पहले आपके मान लीजिए आ गया न्यूमेरिकल के लिए आ गया, आपको न्यूमेरिकल पर्पस से फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन में सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं पढ़ना, बस आपको केवल फॉर्मूला न्यूमेरिकल पर्पस से याद रखना है। तो पहले तो आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। चलिए कॉमन पोटेंशियल के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है V इक्वल्स टू जो होता है बच्चों, V इक्वल्स टू जो होता है ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस बच्चों, ठीक। अब टोटल चार्ज आपके पास क्या है? अब आपको पता है कि दो आपके पास कैपेसिटेंस हैं तो दो चार्ज भी होंगे। तो दो चार्ज कौन कौन से होंगे बच्चों? एक होगा आपका Q1 और एक होगा आपका Q2। और टोटल कैपेसिटेंस कितने होंगे बच्चों? एक होगा C1 और एक होता है आपका C2। तो ये आपका हो गया क्या? पोटेंशियल। अभी आपका ये आया पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल है। अगर मैं बात करूँ इस पर, अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया है। अभी एक फॉर्मूला ही केवल आया है आपका, अभी इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए Q1 बराबर क्या है। अगर मान लीजिए पोटेंशियल सेम है तब तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है तो Q1 इक्वल टू हो जाता है C1V1 और Q2 हो जाता है आपका क्या? Q2 हो जाता है आपका C2V2। क्या हो जाता है? C2V2। ये वैल्यू भी यहाँ पर रख लीजिए तो एक नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा। V इक्वल टू क्या बन जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो चार्ज है, यानी कि अगर यहाँ से रेशियो भी निकालना चाहें एंड रेशियो जो निकालना चाहें अगर चार्ज का आप, तो रेशियो क्या बनेगा आपका? Q1/Q2 जब आप करेंगे तो एक बात बताइए, पहले आप देखिए अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है जब सेम है, तो आप लिखेंगे C1V अपॉन C2V, C2V और V से V क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो Q1/Q2 का रेशियो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका C1/C2 आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, अगला फॉर्मूला क्या हमको पढ़ना है, इसमें क्या याद रखना है। अब आपको याद रखना है ट्रांसफर्ड चार्ज, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, FTRED, ट्रांसफर्ड चार्ज, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि चार्ज हमारे पास इनिशियल कंडीशन में Q1 था, बाद में चार्ज हमारा चेंज हो गया, वो कितना हो गया? Q1 डैश। तो पहले मैं मान लेता हूं कि लेट एक मिनट बच्चों, हाँ, लेट इनिशियल चार्ज जो हमारे पास था, इनिशियल चार्ज जो हमारे पास था वो कितना था? Q1 था, Q1 एंड फाइनल चार्ज का मतलब क्या है कि अगर जब हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? कनेक्ट होने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा एंड फाइनली फाइनल चार्ज जो होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा बच्चों? फाइनल चार्ज जो होगा हमारा वो कितना होगा? Q1 डैश। कितना होगा? Q1 डैश देन ट्रांसफर्ड चार्ज क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर्ड चार्ज आपका हो जाएगा QT, इसको T में मान ले रहा हूं, QT, यानी इनिशियल में आपका चार्ज मैक्सिमम होगा और बाद में चार्ज क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और याद रखिएगा जो Q1 डैश है बच्चों, ये आपका तब है जब कनेक्शन हो जाता है, मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है तब के लिए, तो उसमें पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इसको लगाते हैं, Q ट्रांसफर्ड बराबर हो जाएगा Q1 की जगह पर आप रखेंगे C1V1 और Q2 की जगह पर आप रखेंगे कितना? ये Q1 डैश है तो Q1 डैश की जगह पर आपका हो जाएगा C1V, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए,
Q ट्रांसफर्ड बराबर C1 कॉमन लेंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा V1 माइनस V। क्या बन जाएगा? V1 माइनस V। अब देखिए बच्चों आपको जरूरत पड़ गई V की वैल्यू, जो कि V की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला था, एक यार ये निकाला, एक ही निकाला, ये वाली वैल्यू आपको जरूरत पड़ गई वहाँ पर। अब रख लीजिए वहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो Q ट्रांसफर्ड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? C1 बाहर, V1 को एज इट इज रहने दीजिए, V की जगह पे आप रख लीजिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो रहेगा बच्चों, C1 प्लस C2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। Q ट्रांसफर्ड बराबर C1 ऐसे रहेगा बच्चों, जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो C1 का कराएंगे V1 के साथ तो हो जाएगा C1 V1, और C2 का कराएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का C2 V1, ठीक है। माइनस के साथ जब ओपन करेंगे तो माइनस का C1 V1 माइनस का C2 V2 ये हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, ये देखिए आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में कट जाएगा, तो आपका Q ट्रांसफर्ड जो आएगा फाइनली, अब देखिए यहाँ से कॉमन इन दोनों में से C2 है तो C1 C2 बाहर आ जाएगा, इसका नीचे C1 प्लस C2 एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ से C2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया बच्चों? अंदर बच गया V1 माइनस V2। ये आपका ट्रांसफर्ड चार्ज का फॉर्मूला आ गया बच्चों। देखिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और आप याद रख लीजिएगा, वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बस उसका फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charge, in redistribution of charge, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है बच्चों, केवल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। तो U लॉस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लॉस बराबर जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों आपका V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपके लिए इतने फॉर्मूले जो मैंने स्लाइड छोड़ रखे थे, इसीलिए क्योंकि ये फॉर्मूले आपके ऐसे थे कि जो डेरिवेशन में तो नहीं आने हैं, लेकिन ये आपके काम के हैं, न्यूमेरिकल पर्पज से आपके लिए बहुत काम के हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये आपका आ गया फॉर्मूला जो हमको अब करना है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फोर्स निकालना है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। देखिए यहाँ पर दो प्लेट दे रखे हैं, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट ये है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँ कि पहले तो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला जनरल होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहला इक्वेशन बना लिया। अगर मैं बात करूं कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको निकालने की जरूरत है, लेकिन लास्ट में आपको निकालना है। अभी मैंने क्या निकाला है? वर्क डन निकाला है। क्या निकाला है? वर्क डन। अब हम निकालते हैं यहाँ से, अगर चार्ज Q है तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ कि इफ चार्ज इन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट इज Q, देन पोटेंशियल एनर्जी, तब हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से, और U बराबर होता है हमारा कितना? हाफ QV। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, हाफ QV। और V का फॉर्मूला जो बच्चे पढ़े हैं अभी सभी लोग, V इक्वल्स टू पढ़ा है ED। क्या पढ़ा है? ED। ये सब फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको रखेंगे V की वैल्यू यहाँ से, तो हो जाएगा QED। क्या हो जाएगा? QED। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब एक बात समझिए बच्चों, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करेंगे तो
W बराबर U हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा W बराबर U, और W हमारा कितना है FD, और इधर U कितना है हाफ QED, तो D से D कट जाएगा बच्चों, F बराबर क्या हो जाएगा हाफ Q इंटू E हो जाएगा बच्चों। ये आपका फॉर्मूला आ गया फोर्स का, जो आपको फोर्स की ज़रूरत है, जो यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए ज़रूरत है फॉर्मूला, वो आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास एक कुछ थ्योरी पोर्शन है, इसको समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होता है, देखिए थ्योरी पोर्शन है बच्चों, इसको बस आपको समझना याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कह रहे हैं अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। कह रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है एक ऐसा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन टाइटली क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस फॉर मीडियम टू द कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू द एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, जिसको फ्री स्पेस बोला जा रहा, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यही फॉर्मूला बन जाता है सी अपॉन सी नॉट। अब मैं आपको बता दूं, जो सी है बच्चों, जो सी है आपका, ये जो सी है ये कैपेसिटेंस फॉर मीडियम है, ये किसके लिए है, फॉर मीडियम है, ये कैपेसिटेंस फॉर मीडियम है बच्चों, ये मीडियम के लिए, और ये किसके लिए है, फॉर एयर या फ्री स्पेस, जिसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आपका यहाँ पर एक डेरिवेशन और है, सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों। इसमें बोला गया है कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में आपको रिलेशन निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी। मैं आपको पहले बता दूं कि पहले मुझे इसके लिए करना पड़ेगा क्या आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में निकालेंगे, वैक्यूम मतलब एयर, तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा E नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। आप याद रखिएगा, जब नॉट लगेगा तो ही यहाँ नॉट लगाइएगा, अब जब नॉट नहीं लगेगा यानी कि मीडियम की जब बात करेगा तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया Q बाई R स्क्वायर, एयर के लिए नॉट लगेगा, मीडियम में नॉट नहीं लगेगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड, यही कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट बाई सेकंड क्या बन जाएगा, E नॉट अपॉन E, यही बनेगा E नॉट अपॉन E। देखिए ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 एप्सिलॉन नॉट बच्चों बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 एप्सिलॉन बचेगा, और ये भी समझ लीजिए Q बाई R स्क्वायर से Q बाई R स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको फिर से लिखेंगे तो E नॉट बाई आपका क्या हो जाएगा, E नॉट बाई E हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका पलट के ऊपर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है K के बराबर होता है, जिसको हम एप्सिलॉन R भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये K होता है बच्चों, और यही फॉर्मूला आपका होता है एप्सिलॉन R, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया जिसकी जरूरत थी आपको, जो डिराइव करना था, रिलेशन निकालना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फॉर्म था। चलिए अगला, अब आपका न्यूमेरिकल है कुछ बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं पहले फटाफट, क्योंकि इतना टॉपिक पढ़ने के बाद अब आपको न्यूमेरिकल भी करना जरूरी है। इतना टॉपिक पढ़ लिया आप लोगों ने, अब न्यूमेरिकल भी कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट अर्थ हैज एन इंसुलेटिंग स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, मतलब R की वैल्यू दे रखा बच्चों, R की वैल्यू दे रखा है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो ये बन जाएगा 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये अब पूछा क्या गया है, कैपेसिटेंस पूछा गया बच्चों, कैपेसिटेंस। इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में आपका फॉर्मूला बनेगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सिंपल लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा। C इक्वल टू क्या बताया था आपको हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। सभी बच्चों को ये बात पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अगर इतनी होती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 इंटू 10 की पावर 9, तो हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, और R की वैल्यू आपके पास है 6400 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। देखिए अब जब पावर को सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, 6400 को 64 लिख लीजिए, 3 पावर और उसको बढ़ा लीजिए, 10 की पावर 5 हो जाएगा, अपॉन 9 लिख लीजिए, और ये पावर निगेटिव में ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल कितनी बार जाएगा, 9 का टेबल कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7.11 इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा बच्चों, 5, 9 में से 5 गया 4, 10 की पावर माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से आप लिखना चाहते हैं
तो इसको 2 पावर आप बढ़ा सकते हैं। आप इस पे देखिए, इस पे छोड़ देंगे, आंसर आपका फैरेड में आ गया, आपका ये आंसर फैरेड में आ गया है, ठीक है, ये फैरेड में आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आप माइक्रो में बनाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं C = 711, 2 डिजिट पीछे चले गए तो 2 पावर नेगेटिव का बढ़ जाएगा, 10 की पावर -6। बच्चों 10 की पावर -6 माइक्रो में हो जाता है तो 711 माइक्रो फैरेड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंसर लिखना चाह रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक। चलिए आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ 2 चार्ज मटेरियल मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हैज 100 माइक्रोकुलम ऑफ चार्ज, ठीक है। 100 माइक्रोकुलम चार्ज है, 2 आपके पास मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है और दूसरे का कितना है 10 सेंटीमीटर है। दे आर कनेक्टेड बाई आ वायर, वायर से कनेक्ट है, ठीक। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर, ठीक है। देखते हैं स्लाइड है आगे, हाँ स्लाइड तो है भाई। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ये टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मैं आपको समझा दूं कहना क्या चाह रहा, पहले इसको डायग्राम के थ्रू, तब आपको क्लियर होगा चीज़ें कहना क्या चाह रहा, ठीक है। वेट अ मिनट, देखिए 2 स्फीयर दे रखा बच्चों, 2 स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर ए है, ठीक है। एक स्फीयर थोड़ा बड़ा है, एक स्फीयर छोटा है, कुछ ऐसी कंडीशन है, दोनों का सेम शेप है नहीं। तो एक का रेडियस बोल रहा है 15 सेंटीमीटर बच्चों, एक का रेडियस है कितना, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दे रखा है 15, क्या है भाई, एक का रेडियस है आपका 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा बच्चों 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, इसको O मान लेते हैं, इसका जो है आपका O' मान लेते हैं, ये आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया है, ऐसे किसी वायर से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि जो चार्ज है स्फीयर पर 100 माइक्रोकुलम, यानी कि आपको R1 दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10 की पावर -2 मीटर, आपको ये दे रखा है। R2 दे रखा है आपको कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ 10 × 10 की पावर -2 मीटर। और आपको जो चार्ज दे रखा बच्चों Q1 और Q2 दोनों पर सेम दे रखा है, Q1 और Q2 दोनों पर कितना दे रखा है 100 माइक्रोकुलम, ठीक है, ये दे रखा है 100 माइक्रोकुलम को कुलाम में करेंगे तो 10 की पावर -4 कुलाम हो जाएगा, क्योंकि 100 का 2 जीरो उसके पास चला जाएगा। अब आपको चाहिए, पहले तो आप C1 निकालिए और C2, आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, मतलब कॉमन पोटेंशियल मतलब V1 V पता करना, V पता करना है, ठीक है। और फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर पर फाइनल चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ आपको ये भी बताना है। तो चलिए, आपके पास डेटा तो है, तो पहले आपको जो निकालना है उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको कॉमन पोटेंशियल चाहिए बच्चों, क्या चाहिए आपको कॉमन पोटेंशियल चाहिए, फिर दोनों के पास चार्जेस चाहिए, मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के पास 100 है, ठीक है। Q1 और Q2 टोटल चार्ज क्या है आपके पास 100 है, 100 मतलब टोटल 200 हो जाएगा, और उसको जब आप ब्रेक करेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा फाइनल में कितना चार्ज आया है। तो पहले तो आप ये बात करिए कि आपको जो V निकालना है पोटेंशियल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों C1 + C2 Q1 + Q2 सॉरी Q1 + Q2 Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अभी आप लोगों ने, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो पहले आप C1 निकालिए, C1 और क्या निकालिए C2, आपको C1 C2 निकालना है पहले, क्योंकि Q1 और Q2 तो आपको पता है, Q1 और Q2 पता है आपको 10 की पावर -4, ठीक है, 10 की पावर -4 कि 10 की पावर -4। C1 के लिए फॉर्मूला लगेगा बच्चों 4πε0 R1 और C2 के लिए लगेगा 4πε0 R2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और अभी देखा था ये वैल्यू आप रखेंगे तो 1/9 × 10 की पावर 9, और R1 आपका कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10 की पावर -2, यही था ना। और इसको जब आप रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/9 × 10 की पावर 9, और ये बन जाएगा आपका 10 × 10 की पावर -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। जो C1 सॉल्व करेंगे बच्चों, C1 जो सॉल्व होके आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका 15/9, वैसे दिख भी रहा है 15/9, और नेगेटिव पावर हो जाएगा आपका 10 की पावर -11, ये आपका निकल के आएगा फैरेड, इतना निकल के आएगा पहला। दूसरा आपका निकल के आएगा 10/9 × 10 की पावर -11 फैरेड।
अब ये वैल्यू आप यहाँ पर उठा के चिपका दीजिए और चार्ज के साथ, तो देन v इक्वल्स टू इस इक्वेशन में रखना है आपको Q1 की वैल्यू 10 की पावर -4 थी प्लस Q2 की वैल्यू भी 10 की पावर -4। अभी कहाँ से थी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए ये देखिए आपने Q1 और Q2 दोनों को सेम मान रखा है, कितना है 10 की पावर -4 अपॉन 15/9 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 10/9 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, यही तो रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं थोड़ा आपका हेल्प कर दे रहा हूँ। ये 9 एलसीएम होकर ऊपर चला जाएगा, ये 2 इंटू 10 की पावर -4 बन जाएगा। ऊपर तो बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 और ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा बच्चों, एलसीएम सेम रहेगा तो 9 ऊपर चला जाएगा और 15 10 25, क्योंकि देखिए पावर सेम होता है डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 25 इंटू 10 की पावर -11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अब सॉल्व करेंगे आप अगर इसको, तो v इक्वल्स टू बच्चों निकल के आएगा आपका 9 दूना 18/25 18/25 और ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 11 में से 4 पावर जाएगा तो 10 की पावर 7 बचेगा, 10 की पावर 7। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका पोटेंशियल जो निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा कितना, ये लगभग आपका निकल के आएगा 7.2, क्योंकि 7.2 इंटू 10 की पावर 6, इसका एक जीरो ले लेंगे ना तो 7.2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट निकल के आएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका, ये आपका जो आंसर था पोटेंशियल वो निकल आया। अभी आपको और क्या निकालना था ये भी समझ लीजिए। अभी आपने केवल क्या निकाला है, कॉमन पोटेंशियल आपने केवल निकाला है, कॉमन पोटेंशियल निकाला और कह रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। अब भाई आपको C1 और C2 पता है, यहाँ से C1 निकाला यहाँ से C2 निकाला, तो चार्ज भी निकालना है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। देखो अब निकालना है हमको चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ईच स्फीयर कितना होगा बच्चों, ये निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा Q1 इक्वल्स टू C1V1, C1V1 क्या C1V लगेगा एंड Q2 इक्वल्स टू लग जाएगा C2V। अब आप कहेंगे सर C2V और C1V क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कॉमन है बच्चों, पोटेंशियल क्या है कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी पोटेंशियल जो आया आपका एक कॉमन पोटेंशियल है, दोनों में काम करेगा। तो Q1 आपका बच्चों C1 आपका C1 कितना है 15/9 इंटू 10 की पावर -11 इंटू आपका ये 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना प्लस का 6। जब आप Q1 सॉल्व करेंगे बच्चों ना, पूरा आपका जो सॉल्व होके आएगा 9/72, ये तो सीधे सीधे 0.8 हो गया, 15 8 120, 120 मतलब 12 और 11 में से 6 पावर गया, कितना बचेगा 5, 10 की पावर -5। भैया यही तो हमारा आ रहा है Q1 बराबर इतना। ठीक है, 12, अगर इसको एक जीरो बढ़ा देते पावर बढ़ जाएगा तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका 120 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि कह सकते हैं Q1 जो आया आपका 120 माइक्रोकुलाम आया, 120 माइक्रोकुलाम आया। टोटल 200 था। अब हम Q2 भी निकाल लेते हैं बच्चों, यही Q2 भी निकाल लेते हैं। Q2 बराबर C2V, C2 आपका है 10/9, 10/9 इंटू 10 की पावर -11 इंटू ये आपका आया है 7.2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, 9 से कट जाएगा 9/72 और 10 8 80, 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -5। फिर इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे तो Q2 बराबर आपका हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6। बच्चों आपका Q2 जो आया ना वो आपका आ रहा है 80 माइक्रोकुलाम, यानी कि एक आया आपका 120 और दूसरा आ गया आपका 80 माइक्रोकुलाम। दो चीज़ें आपने यहाँ पर भी निकाल लिया। अब आपका जो फाइनली बच रहा है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये भी तो पूछ रहा है कि चार्ज ट्रांसफर्ड, पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए मैं आपको दिखा दूं। चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला आप उससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई केवल करना है, वेट अ मिनट। हाँ यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, ये देखिए इस फॉर्मूले से आप रख के निकाल सकते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2, C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 था, एक मिनट, हाँ C1 C2 अपॉन, हाँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको ट्रांसफर्ड चार्ज बच्चों निकालना है। ट्रांसफर्ड चार्ज आपको निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। Q ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला जो लगता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2।
आपको केवल इसमें रखना है वैल्यूज को। क्या C1 पता है आपको, C2 पता है आपको, अब V1 V2 भी आपको पता है। V1 V2 मतलब आपके पास टोटल पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ट्रांसफर्ड चार्ज अगर आपके पास पोटेंशियल 0 है तो भाई देखिए, अब देखिए सिंपल सी बात है, ट्रांसफर्ड चार्ज क्या हुआ, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो क्यू ट्रांसफर कितना हो जाएगा, क्यू ट्रांसफर तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, दोनों तरफ सेम है, बात खत्म। ट्रांसफर्ड चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैरड, प्लेट्स ऑफ 2 फैरड, 2 फैरड एक कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फैरड, ठीक है। सी दे रखा आपका 2 फैरड, 2 फैरड दे रखा बच्चों, चलिए फैरड ही मैं लिख ले रहा हूं, फैरड, ठीक है। 2 फैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन डी, डी दे रखा आपको कितना, डी दे रखा आपको 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या इसको 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये डी भी आपके पास आ गया, यानी सी पता चल गया आपको, डी पता चल गया। पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछ रहा बच्चों, एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, तो आपको पता होना चाहिए सी इक्वल टू होता है AF साइलेंट नॉट अपॉन डी, ठीक है। यहाँ से ए निकालना है आपको, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो CD अपॉन F साइलेंट नॉट, ये बनेगा। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, सी की वैल्यू आपके पास है 2, डी की वैल्यू आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 5 दूना 10, ये तो बन गया 10 डिवाइड बाई 8.85, ये नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 3 पावर गया, 9 पावर बचेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाई आपका क्या बनेगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 1.1 ए इक्वल टू जो आएगा 1.130 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इतना आपका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, इतना एरिया आएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड, मतलब सी दे रखा आपको 8 पिकोफैरड, सी दे रखा कितना बच्चों 8 पिकोफैरड, पिकोफैरड को फैरड में करेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। जैसे माइक्रो का 10 की पावर -6 होता है ना, वैसे पीको का होता है 10 की पावर -12। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए, देखिए जब डिस्टेंस डी है, जब डिस्टेंस डी है तो कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है। कह रहे हैं कि जब डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, डिस्टेंस को डी डैश को आधा कर दिया जाए, तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो पूछ रहे हैं, सी डैश पूछ रहे हैं, मतलब कुल मिला जुला के ये सी डैश पूछना चाह रहे हैं, ये सी डैश पूछना चाह रहे हैं नया वाला, ठीक है। सी डैश हाफ एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, मतलब के की वैल्यू कितनी है 6 दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है 6। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं स्लाइड छोड़ रखा है या नहीं छोड़ रखा है, तो इसी पे करना है आपको। क्वेश्चन छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो चलिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी दे रखा है सी इक्वल टू क्या होता है, आप ये बताइए पहले। सी इक्वल टू होता है ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी, ये तो होता है, ये आपका होता है। अब अगर बात करें कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के लगा लो भैया, ठीक है। अब सी इक्वल्स टू जब आपके पास कितना है 8 पिकोफैरड, अब समझिएगा ध्यान से, एक कंडीशन आपका ए दे रखा तो रख लीजिए, पहले सी की वैल्यू रखने में, पहले यहाँ पर मैं सी की वैल्यू रखता हूँ, सब डेटा सॉल्व करता हूँ। सी की वैल्यू आपके पास है कितना, सी की वैल्यू आपके पास है 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड, पिको में है तो पिको में ही आंसर आ जाएगा, 8 रख लीजिए। के की वैल्यू आपके पास है 6 AF साइलेंट नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये है आपके पास 6 AF साइलेंट नॉट अपॉन डी, ठीक है। अगर मैं कह रहे हैं कि नया वाला हो, नया वाला केस, तो नया वाला केस क्या है भाई, अगर मैं कहूँ कि सी डैश है, सी डैश के फॉर्मूला क्या होता है AF साइलेंट नॉट अपॉन, कह रहे हैं डिस्टेंस आधी कर दी जाए, डिस्टेंस क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, डिस्टेंस क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो क्या होगा, तो ये डबल हो जाएगा ऊपर जाके, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ AF साइलेंट नॉट अपॉन डी, यही तो हो जाएगा 2 F साइलेंट नॉट अपॉन डी, यही तो हो जाएगा। डिस्टेंस आधा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर के की वैल्यू आप रखना है,
यहाँ पर मैंने के नहीं रखा था तो के की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो सी डैश बराबर हो जाएगा 12 ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, ये तो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका निकल आया है यहाँ पर, इसको पहले आप समझिएगा, इसको पहले आप समझिएगा कि जो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या आया है मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला था बच्चों वो था C इक्वल्स टू कितना था ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी, यही था ना, और इसकी वैल्यू कितनी थी 8 थी, 8। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, जब आप रखेंगे ए एफ साइलन नॉट अपॉन डी की जगह पे तो नया वाला आपका कितना आ जाएगा C इक्वल्स टू 12, ये आपका है C की वैल्यू, ये आपकी किसकी है, ये आपकी C की वैल्यू, तो 12C हो जाएगा, तो C डैश बराबर 12 गुणे 8 कितना हो गया 12 × 96, 96 पिको फैरड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 96 पिको फैरड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट सप्लाई, 100 वोल्ट डीसी सप्लाई पर कितनी जूल एनर्जी का ये कह रहे हैं कि कितना एनर्जी ये यहाँ मतलब कुल मिला कि आपको एनर्जी आपको दे रखा कितना 1 जूल, कितना दे रखा आपको एनर्जी 1 जूल, 1 जूल आपको एनर्जी दे रखा है। और पूछना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर आपसे, यहाँ पर आपसे कैपेसिटेंस पूछना चाह रहे हैं, और वोल्टेज भी आपको दे रखा कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाना है आपको, U इक्वल्स टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, और U की वैल्यू आपके पास है 1, हाफ C की वैल्यू बच्चों निकालना है आपको, और V की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा C इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, और ये 100 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 100 × 100 हो जाएगा, यानी कि आप इसको जब लिखेंगे तो C इक्वल्स टू 2 अपॉन 10 की पावर 4, इसको जब ऊपर ले जाएंगे आप तो ये बन जाएगा C इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर माइनस का 4 फैरड। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 4 फैरड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कनेक्शंस 1 माइका शीट ऑफ थिकनेस जो दे रखा है, थिकनेस D दे रखा है 10 की पावर -3 मीटर, एंड 1 फाइबर शीट, एक फाइबर शीट है जिसकी थिकनेस D2 दे रखा है 0.5 × 10 की पावर -3 मीटर। देखो भाई, एक आपका माइका शीट है, एक आपका फाइबर शीट है। माइका शीट की जो थिकनेस है 10 की पावर -3 मीटर है, और जो फाइबर शीट की है 0.5 × 10 की पावर -3 मीटर है। कह रहे हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका एंड फाइबर ब्रेक्स डाउन in an electric field, breaks down in an electric field of 6.4 × 10 to power 6 Newton per coulomb. What maximum voltage can be applied to the capacitance? maximum voltage पूछ रहा बच्चों। देखिए आपको दो चीज दे रखा है, मैं आपको लिख देता हूं पहले। D1 आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, और D2 आपको दे रखा है कितना 0.5 × 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 6.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इतना आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज बता दो, मैक्सिमम वोल्टेज बता दो भैया। जब मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो पहले मैं देख लेता हूँ, स्लाइड छोटा है, चलिए ठीक है स्लाइड छोटा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि E1 और K1 में क्या रिलेशन होता है। E1 और K1 में जो रिलेशन होता है, E1/E2 जो होता है बच्चों, E1/E2 जो होता है आपका, वो फॉर्मूला बनता है आपका K2/K1 का, K2/K1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इनवर्स रिलेशन होता है। चलिए आपको E1 दे रखा है, E2 नहीं पता है, तो पहले तो आप E2 निकालेंगे तब आपका काम चलेगा। आपको जो दे रखा है E2, तो पहले आप E1 निकाल लीजिए। E2 आपको दे रखा है E1 अपॉन E2 आपका कितना है 6.4 × 10 की पावर माइनस का कितना है प्लस का 6 है, और K2 कितना है भाई K2 अपॉन K1, ये K2 अपॉन K1 आपको गिवन है। अच्छा गिवन है कि नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है तो आपको गिवन होना चाहिए फिलहाल भाई।
इसमें नहीं दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो माइका शीट है उसके लिए K1 की वैल्यू, पहला तो माइका शीट है, दूसरा फाइबर का शीट बोला है। तो जो K1 है वो आपका जो माइका के लिए होता है वो आपका होता है कितना, वो आपका होता है 8, कितना होता है 8, और जो इसके लिए होता है K2, K1 जो माइका के लिए आपका होता है, नहीं फाइबर के लिए आपका जो होता है, माइका के लिए आपका जो होता है 8 होता है, और फाइबर के लिए आपका होता है 2.5। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल गिवन होना चाहिए था, हमें लगता है दिया गया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, फिलहाल दिया गया होगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं रखा है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर 2.5/8 रखेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू बच्चों सॉल्व होकर आपका आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁶ निकल के आएगा, 2 × 10⁶ निकल के आएगा, पूरा कट पिट के पूरा आपका आएगा 2 × 10⁶, 8 9 0, हाँ ठीक सही आ रहा है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये सही आ रहा है। अभी आपने E1 निकाला, आपको जो निकालना है पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए आपको E1 पता है, E2 पता है, D1 पता है, D2 पता है, तो चलिए सीधे सीधे फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या लगेगा, V = आप लगा दीजिए, V = E1 प्लस E2 D2, ठीक है। V = E1 आपका आया है 2 × 10⁻, कितना आया भाई, 2 × 10⁶ आया है, और E2 आपका है 6.4 × 10⁶। E1 है 2 × 10⁶, ठीक है, इंटू D1 कितना है भाई, D1 आपका दे रखा है बच्चों 10⁻³ और D2 आपका है 0.5 × 10⁻³, तो 10⁻³ प्लस E2 आपका है 6.4 × 10⁶, और D2 आपका जो है वो कितना है बच्चों, वो आपका है कितना है भाई, 0.5 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 2 × 10⁻, कितना 2 × 10⁻³ प्लस का बन जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 पावर चला जाएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आधा यानी 3.2 × 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, प्लस का 3 होगा भाई, ये प्लस का 3 होगा। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, पावर सेम है, तो कितना हो जाएगा 3.2 + 2 5.2 × 10⁻³ वोल्ट आएगा, आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा इतना वोल्ट आएगा बच्चों। चाहे तो आप इसको V = मल्टीप्लाई करके 5200 वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू K1 और K2 की गिवन होगी, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है, शायद कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये समझते हैं। पहले कह रहे हैं इसमें कि हाउ वुड यू कंबाइन 8, 12 एंड 24 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स टू ऑब्टेन। देखिए भाई आपको 3 कैपेसिटर दे रखा है, 3 का कैपेसिटेंस 8, 12 और 24 का। कह रहे हैं कि मिनिमम कैपेसिटेंस आए, मतलब इसको कैसे कंबाइन करें ताकि मिनिमम कैपेसिटेंस आए, कैसे कंबाइन करें मैक्सिमम आए। फिर अगला कंडीशन जो दे रखा अभी मैं उसको पढ़ता हूँ। पहले मिनिमम और मैक्सिमम की बातें मैं कर लेता हूँ, क्या ये कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहले ये जो बोलना चाह रहे हैं आपसे, ये क्वेश्चन को पहले उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें भाई आपके पास C1 कितना है, पहले ये बताइए। C1 है आपका 8 माइक्रोफैरड, C2 आपका है कितना 12 माइक्रोफैरड, और C3 आपका कितना है 24 माइक्रोफैरड। ये इतना दे रखा है, मतलब C1 C2 आपको सब दे रखा है। ठीक है, ये C1 C2 आपको दे रखा गिवन है, तो आपको इसमें कैसे मैनेज करना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मिनिमम की बात हो रही, तो मिनिमम मतलब पैरेलल में मिनिमम जाएगा, और मैक्सिमम मतलब जाएगा आपका किस में, सीरीज में। तो फॉर मिनिमम की बात पहले करते हैं हम। मिनिमम के केस में 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ये रखेंगे। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, माइक्रोफैरड में ही आ जाएगा आपका 1/8 + 1/12
प्लस 1/24, ठीक है, 1/24 यही तो होगा, 1/12 होगा भाई यहाँ, 1/12 होगा और यहाँ पर 1/24। 8, 12, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट है, तो वह 8, 12, 24 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 8, 12, 24 का एलसीएम कितना होगा, 8, 12, 24 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 8 का टेबल 3 बार जाएगा तो 3 हो जाएगा, 12 का टेबल 2 बार जाएगा 2 हो जाएगा, और 24 टेबल 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा 6/24 आएगा, 6 चौक 24, 4, तो पलट दीजिए, सी इक्विवेलेंट आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। जो मिनिमम आएगा बच्चों वो आपका कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम के केस में क्या होगा, दूसरा केस बोला गया है फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम में आपको सीधे सीधे जोड़ देना है ना, कुछ करना ही नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सी इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा C1 + C2 + C3, सीधा सीधा आप ऐड कर दीजिए, सी इक्विवेलेंट आपका आएगा 8 + 12 + 24, 12, 8, 20, 24, 44, यानी सी इक्विवेलेंट आपका 44 माइक्रोफैरड आएगा। ये आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये भी आ गया आपका। अब एक पार्ट और आपका बचा है, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा 100 वोल्ट, वी दे रखा आपको 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट दे रखा है तीसरे पार्ट में। वी अप्लाइड अक्रॉस द सिस्टम, व्हाट वुड बी द चार्जेस इन द कैपेसिटेंस इन ईच केस। मतलब 100 वोल्ट का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज पोटेंशियल, तो हर केस में चार्ज क्या होगा। तो चलो भैया तीसरा केस लिखते हैं। V आपका कितना है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट। तो आपको Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, Q3। तो Q1 के लिए आप लगा लीजिए C1V, Q2 के लिए आप लगा लीजिए C2V, और Q3 के लिए आप लगा लीजिए C3V। तो C1, C2, C3, देखिए आपको C1 कितना पता था 8, और V आपके पास है 100, तो आपका सीधे सीधे Q1 कितना आ जाएगा 800 माइक्रोकूलम, आपका आएगा 800 माइक्रोकूलम, ठीक है, क्योंकि माइक्रो में था आंसर ना, इसलिए माइक्रो में ही आएगा बच्चों, 800 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक, 800 माइक्रोकूलम। दूसरा यहाँ पर आएंगे तो C2 कितना आपका था 12, 12 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा 1200, Q2 आपका आ जाएगा 1200 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तीसरा आप 24 था तो कितना हो जाएगा, तीसरा आपका 24 था तो हो जाएगा 24 गुणे 100, 2400 माइक्रोकूलम आ जाएगा बच्चों, 2400 माइक्रोकूलम आएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमने काफ़ी डाल रखे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो बहुत से क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम अभी मैं बना रहा हूँ, इसमें डायग्राम बना नहीं है। हाउ यू विल अरेंज मिनिमम नंबर ऑफ देम टू गेट अ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैरड। मतलब कह रहे हैं कि जो आपको डायग्राम दिया गया उसको कैसे अरेंज करेंगे कि आपका जो कैपेसिटेंस आए वो मिनिमम आए। मिनिमम कितना आए 20 माइक्रोफैरड आए। चलिए देखिए डायग्राम आपको दिया गया है और आपको जो माइक्रोफैरड है 20 माइक्रोफैरड का लाना है। डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है, आपको डायग्राम दिया गया है। अगर डायग्राम दिया गया है तो देखो, हाँ नहीं डायग्राम तो दिया गया है लेकिन आपको बनाना भी है। कह रहे हैं कि 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को कैसे अरेंज करें, आप 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को कैसे अरेंज करें कि जो मिनिमम कैपेसिटेंस आए वो कितना आए 20 माइक्रोफैरड का आए भाई। तो देखिए मुझे जो लग रहा है, जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि जो कैपेसिटर है उसको यहाँ मैं एक पैरेलल एक लगाया 8 माइक्रोफैरड का, 8 माइक्रोफैरड का यहाँ पर एक लगा दिया, और एक मैंने यहाँ आगे और लगा दिया 8 माइक्रोफैरड का लगा दिया, ठीक है, 8 माइक्रोफैरड का लगा दिया एक और फिर यहाँ पर एक 8 माइक्रोफैरड का लगाया, और फिर आगे मैं एक और 8 माइक्रोफैरड का लगा दिया, ये ठीक है, ये इतना। और कुछ ऐसा अरेंजमेंट मैंने बना दिया जिससे मुझे पता है कि यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा
वो निकलेगा ए से बी के बीच में 20। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूँ कि इसको कुछ अरेंज ऐसा कर दिया गया है, मैंने ऐसे कर लिया है कि अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों किस में हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो मैं बोलूँगा इसको अगर मैं नाम दे दूँ कि C1 है और ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो C1 और C2 है वो पैरेलल में है, C1 और C2 क्या है, पैरेलल में है। तो लिखेंगे C1 एंड C2 इन पैरेलल, किसमें, पैरेलल में है। तो क्या बनेगा, C डैश जो निकल के आएगा C1 प्लस C2 यानी कि 8 प्लस 8 कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा 16। कितना निकल के आएगा, 16 माइक्रोफैरड, ठीक है, इतना निकल के आया, ठीक। और जो C3 एंड C4 है ये सीरीज में है, एंड C3 एंड C4 इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा C डबल डैश में कह दूं कि C1 C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। चाहे तो आप फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप दो केस लगाते हैं जब दो के लिए, तो 1/C1 प्लस 1/C2 जैसे लगाते हैं, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है बच्चों। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया C डबल डैश की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना है, C3 आपका 8 है, 8 गुणे 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो हो जाएगा बच्चों 64 डिवाइड बाई 16, 16 को 4 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा। तो C डबल डैश आपका कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। देखिए आपको एक वैल्यू C डबल डैश निकला, एक वैल्यू आपका ये निकल गया। देखिए ये बच्चों आपने सॉल्व किया तो ये आपका ये कितना आया, ये आपका आया है 16 माइक्रोफैरड। ये आपका सॉल्व करने पर कितना आया बच्चों, इतना आपका सॉल्व करने पर आया है 4 माइक्रोफैरड। अब मुझे एक बात बताइए कि 16 के साथ 4 किस में है, पैरेलल में है, तो फिर मैं लिखूंगा कि देन 16 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड इन पैरेलल, देन C इक्विवेलेंट जो बनेगा बच्चों 16 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 20 माइक्रोफैरड बन जाएगा। ये सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मतलब इसने ये बोला था कि आपको जो है 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर दिया गया है, ये डायग्राम में कुछ इस तरीके से, तो इसको कैसे अरेंज करें कि ताकि ये 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बन जाए, ठीक है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि दोनों का पैरेलल में, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करके फिर जितना आए टोटल वो क्या कर लीजिए पैरेलल में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिक्कत नहीं होगी, आपको आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक कैपेसिटर है, कह रहे हैं अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 7 स्क्वायर प्लेट्स, 7 स्क्वायर प्लेट्स, मतलब 7 स्क्वायर प्लेट्स है जिसके साइड 2 सेंटीमीटर है। जिसके साइड कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी। 2 सेंटीमीटर है। कितने स्क्वायर प्लेट है, 7 स्क्वायर प्लेट है। प्लेस्ड वन अबव ईच अदर, मतलब एक के ऊपर रखे गए हैं, जिनकी विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी 1 mm थिक माइका के लिए आप देखिए यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, जैसे वहां पर नहीं दिया गया था, वहां पर भी देना चाहिए था। फिलहाल माइका के की वैल्यू 6 दे रखा है। फाइल्स बिटवीन देम द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th प्लेट्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट टू द अदर, वन एंड द सेकंड, फोर्थ एंड 6th प्लेट्स टू द अनदर। देखो ये बोल रहे हैं कि पहला, तीसरा और पांचवें को एक साथ कनेक्ट करना है, दूसरे, चौथे और छठे को एक साथ कनेक्ट करना है। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवें को एक साथ कनेक्ट करना है, दूसरा, चौथा और छठे को एक साथ कनेक्ट करना है। तो कह रहे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स बी 300 वोल्ट, यानी पोटेंशियल आपको दे रखा कितना, 300 वोल्ट दे रखा आपको, 300 वोल्ट दे रखा है आपको। देन कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द इन द कैपेसिटर, मतलब स्टोर्ड एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाई पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ करना क्या है, आपको पहले समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया है कि जो साइड है, जो स्क्वायर प्लेट है, पहले समझिएगा स्क्वायर प्लेट आपको दिया गया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेट कैसा है, स्क्वायर प्लेट है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहले ये स्क्वायर प्लेट है, चलिए इतना बड़ा मैं ले लेता हूँ स्क्वायर प्लेट, हाँ ठीक, ये स्क्वायर प्लेट है। इसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर है,
ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब साइड आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर। तो साइड मतलब, साइड का मतलब है ए, साइड का मतलब ए, 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा इसका साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी कि 4 × 10 की पावर माइनस का 4 मीटर, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 4 × 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। और इसकी थिकनेस जो है हर एक प्लेट की 7 प्लेट है, 7 प्लेट है बच्चों। तो जो थिकनेस दे रखी है, थिकनेस जो आपको दे रखी है डी दे रखी है 1 mm। हर एक प्लेट की थिकनेस जो है ये थिकनेस है बच्चों, ये थिकनेस है, थिकनेस, थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस है आपको दे रखी 1 mm। 1 mm मतलब 1 × 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है, ये 1 × 10 की पावर माइनस का 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। हर एक प्लेट की थिकनेस 1 mm है। और क्या दे रखा आपको, और दे रखा वोल्टेज आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो माइका सीट की है 6 दे रखा, वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 300 वोल्ट। कितना दे रखा है, 300 वोल्ट, पीछे तो हम लिख ही चुके थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए, क्या बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जनरल जो होता है बच्चों वो होता है U = जो होता है, मैं आपको बता दूं, ½ CV² होता है। क्या होता है, ½ CV²। ना तो आपको केवल V पता है, C नहीं पता है, आपको केवल V पता है, C नहीं पता है। तो C निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों KA∈0/d, KA∈0/d, ठीक है, KA∈0/d। अब बात ये आती है कि सर इसको जो एरिया निकालना है हमको यहाँ पर, तो एरिया तो हम निकाल चुके हैं, K की वैल्यू 6 है, एरिया आपका कितना है 4 × 10 की पावर माइनस का 4 है, ε0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8.85, 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12 है अपॉन डी। डी कितना है बच्चों, डी दे रखा आपको 1 × 10 की पावर माइनस का 3 है, ठीक है, इतना दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तब आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 6 × 4 24, 24 × समथिंग है 24। देखिए नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 4 16 में से 3 पावर कट जाएगा, 16 में से 3 पावर 13 पावर बचेगा। सब कुछ काटने पीटने के बाद आपका बचेगा बच्चों ये 24 × 8.85 × 10 की पावर माइनस का 13 फैरेड, ये आपका आंसर आया। अभी ये C निकल के आया बच्चों, ये आपका अभी केवल C निकल के आया है। अभी C निकल के आया तो आपको एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो एक काम करिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, ½ C की वैल्यू कितनी है 24 इंटू कितना 24 × 8.85 × 10 की पावर माइनस का 13 इंटू V²। V कितना है बच्चों, V आपका 300 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा बच्चों, ये 2 से आपका कट जाएगा तो 12 बचेगा, और आप पूरा जब सॉल्व करेंगे फाइनली मल्टीप्लाई करके तो ये बनेगा आपका 12 × 8.85 इंटू 9 और 13 में से 4 पावर गया, बचेगा माइनस का 9 पावर। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 5.71 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल आएगा, ठीक है। ये इतना आंसर आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आपको समझने के ऊपर था कि आप कितना जल्दी इसको समझ पाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर C1 दे रखा है इतना, C2 दे रखा है 6 और C3 दे रखा है 2.5। कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस चार्ज एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले केस में पूछा, दूसरे में पूछा चार्जेस ऑन सेपरेटेड कैपेसिटर्स, मतलब सभी अलग अलग कैपेसिटर के चार्जेस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेपरेट कैपेसिटर्स, हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको बताना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इनको भी हम। तो पहले इसका डायग्राम हम समझते हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है, क्या डायग्राम दिया गया है। देखिए आपको जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, क्या इसका डायग्राम है इन द गिवन, डायग्राम तो दिया गया है, हाँ डायग्राम दिया गया है। तो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, आप डायग्राम पहले समझ लीजिए क्या डायग्राम है। ठीक, डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया गया है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ लगाया गया है, ठीक है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ बीचों बीच लगा दिया गया है, ठीक, फिर आगे एक कैपेसिटर और ले जाया गया है, यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक, ये पूरा एक कैपेसिटर लगाया गया है। ये है C1, ये है C2,
ये है C3 और ये है C4 माना गया है, ठीक है, ये है C4 माना गया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मानी गई है इसकी वैल्यू आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है कितना कितना दिया गया है। C1 ये दे रखा आपको 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड C1, और C2 आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C3 आपको दे रखा है 2.5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड, और C4 आपको दे रखा है कितना, C4 तो नहीं दिया गया है, C4 नहीं दिया गया है, नहीं C4 नहीं दिया गया, एक्चुअली ये C4 नहीं है बच्चों, यहाँ पर नहीं दिया गया, बैटरी है, ये बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है वोल्टेज, तो इसको हम एक छोटा एक बड़ा बना दें। हाँ, अब ये बैटरी जो दे रखी है आपको, ये 200 वोल्ट की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है। अब पूछना क्या चाह रहा है पहले केस में, देखिए पहले केस में पूछा इन्होंने, पहले केस में कि टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखिए ये दोनों सीरीज में, फिर उसके बाद ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो 2 और 6 किस्में, 2 और 6 किस्में हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि 2 और 6 किस्में हैं सीरीज में, तो आप लिखेंगे कि 2 and 6 आर इन सीरीज, 2 and 6 आर इन सीरीज। तो अगर सीरीज में है तो लिखेंगे कि C1 and C2 इन सीरीज, C1 and C2 इन सीरीज। ये सीरीज में अगर है बच्चों तो एक नया आपका बनेगा C डैश इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आपका C1 कितना है, 2 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 2 8, 2 चौके 8, 4 डेढ़े 6, यानी 1.5। आपका C डैश कितना आ गया बच्चों, C डैश आपका आ गया 1.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी C डैश आया, आपने केवल जब इसको सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया, तब आपका आया है 1.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसके साथ ये पैरेलल में है 2.5, पैरेलल में क्या है 2.5, तो अभी उसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो अगर आप इसको अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपने अभी C डैश निकाला, क्या निकाला है, C डैश, तो C डैश निकाल लिया आपने इसका कंबाइंड, और इसके साथ अगर कर लेंगे तो पैरेलल में आ जाएगा C3 वाला केस, ठीक है। अब आपको तो वैसे इसमें यही बोला है कि टोटल कैपेसिटेंस, तो हाँ ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, इधर तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आया 1.5, कितना आ गया आपका 1.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे केस में क्या पूछा गया है, इसी में पूछा गया है चार्ज के, और चार्ज भी पूछा है, एनर्जी भी पूछा है, चार्ज और एनर्जी। अब चार्ज के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसी में चार्ज के लिए क्या करेंगे आप, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, अच्छा इसका भी तो टोटल हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ना, तो हम कहेंगे अब इसके बाद कि जो C डैश है और C3 है वो किसमें, इन पैरेलल, ये दोनों किसमें, ये 1.5 के साथ ये पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा फाइनली, ये आपका आ जाएगा 1.5 प्लस 2.5, कितना आ जाएगा ये आपका 2.5 और 1.5 4, तो C इक्विवेलेंट आपका फाइनली कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड आएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट अब आया, सॉरी मुझे लगा कि इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, आपका ये आ गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब उसके बाद आपको चार्ज भी चाहिए, चार्ज भी निकालना है इसी केस में, तो चलिए चार्ज निकालते हैं। चार्ज जो निकालेंगे आप, Q1 और Q2 दोनों बराबर होगा, लेकिन C3 में सेम होगा। देखिए जो Q1 और Q2 सेम क्यों होगा, देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर ये सीरीज में है तो इसमें जो चार्ज होगा वो सेम होगा, और पैरेलल वाले केस में चार्ज अलग होगा, तो मैं Q1 और Q2 में सेम मान ले रहा हूँ। जो Q1 होगा बच्चों वो Q2 के बराबर होगा, और कितना होगा, Q1 और Q2 के बराबर हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा C डैश V, तो C डैश आपका 1.5 आया था। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको पहले, इसीलिए इसका जो निकाला है 1.5 निकाला है, तो 1.5 इंटू V कितना है आपका 200 वोल्ट आपका वोल्टेज है, कितना हो जाएगा, 200 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, नहीं हाँ 300 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, जो कि Q1 और Q2 दोनों आपका आ जाएगा। एक तो आपका चार्ज ये आ गया। अब आपसे पूछा है एंड Q3, जब पूछा है तो Q3 में आपको बन जाएगा C इक्विवेलेंट जो निकाला वो इंटू V, C इक्विवेलेंट आपका आया है 4 गुणे 200, कितना आ जाएगा इसका 800, Q3 आपका आ जाएगा 800 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, 800 माइक्रोकुलाम। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका जो इसमें चार्ज आएगा यानी इसकी वजह से 1.5 की वजह से वो आया आपका कितना 300, और ये आपका पैरेलल में 2.5 1 मिनट, ये तो 2.5 है ना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट, ये 2.5 बच्चों, ये 2.5 है आपका, मैंने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो ये 2.5 आपका है, तो कितना हो जाएगा आपका 500 माइक्रोकुलाम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा
500 माइक्रो कूलम, ठीक है, इसका भी आ गया आपका 500। और टोटल कितना आएगा, तो देन टोटल कितना आएगा, क्यू टोटल हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आपका था कितना 300 और Q3 आपका आया है 500, तो टोटल Q टोटल आपका आ जाएगा, Q टोटल आपका आ जाएगा बच्चों 800 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज आपका आ गया 800 माइक्रो कूलम, ठीक है, क्लियर है। अब क्या पूछ रहे हैं इसमें भाई, अब इतनी बातें क्लियर हो गई। चार्ज, अब एनर्जी भी पूछ रहे हैं इसी में, कई चीजें इसी में पूछ लिया गया है, ठीक है। चार्जेज ऑन सेपरेट कैपेसिटर से तो निकाल ही दिया हमने, अलग अलग कैपेसिटर के लिए चार्जेज निकाल दिया, जो दूसरा पूछा था वो बता ही दिया। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। जो दूसरा पार्ट है इसी में, दूसरा पार्ट क्या इसी में है, पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, इसी पार्ट में है पोटेंशियल एनर्जी। U बराबर हो जाएगा आपका ½ C=V²। अब क्यों पोटेंशियल एनर्जी C= यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सर्किट की बात हो रही है, तो हो जाएगा ये ½ C= आपका कितना आया था, C= बच्चों आपका आया था 4, देखिए यहाँ पर आया था 4, तो 4 इंटू वी कितना है 200, 200 का करेंगे तो 4 × 10⁴ हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा 2, तो 4 2 8, U = हो जाएगा 8 × 10⁴ जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का भी, इसका आंसर आ गया आपका 8 × 10⁴ जूल, ठीक है। अब इसके बाद आप माइक्रो जूल होगा बच्चों, ये आपका माइक्रो जूल होगा, माइक्रो जूल होगा, एक्चुअली वो माइक्रो में है ना, तो माइक्रो जूल में आंसर आएगा आपका माइक्रो जूल, ठीक है, माइक्रो जूल होगा। चलिए अगला क्या पूछ रहा है इसी में, और पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है कि इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे और V3 निकालेंगे, V1 V2 और V3 ये तीनों निकालेंगे। तो V1 के लिए हो जाएगा बच्चों Q1/C1 और V2 के लिए हो जाएगा Q2/C2 और V3 के लिए हो जाएगा Q3/C3। तो V3 तो आपको दे ही रखा सीधे सीधे, V3 आपको 300 वोल्ट दे रखा, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं, 300 वोल्ट आपका आया ही है, 200 वोल्ट सॉरी 300 नहीं 200 वोल्ट था, 200 वोल्ट आपको तो गिवन है ना, ये ऑलरेडी ये गिवन है, इसमें निकालने की जरूरत है नहीं, आपको जो निकालना है यहाँ से निकालना है। Q1 आपके पास कितना है, Q1 आपके पास है 300 × 10⁻⁻⁶ अपॉन C1 कितना है आपका, C1 आपका था कितना था, C1 आपका कितना था भाई, C1 आपका था 2, तो 300/2, 2 × 10⁻⁻⁶, ये पावर कट गया, कितना आ गया 150 वोल्ट इसका आ गया, जितना अब इसका 150 वोल्ट आया तो इसका तो 150 वोल्ट आएगा नहीं, क्योंकि इसके चार्ज तो अलग है भाई ना, इसके 6 हैं, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा इसका Q2 कितना आया है 500 डिवाइड बाई C2 कितना है 6 दिया गया था ना, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका Q2 कितना है भाई, Q2 300 ही तो है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई, चलो 300, 6 पंचे 30, ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 कितना आया 50 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट आंसर आपका आ गया है सभी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, सभी की कैपेसिटेंस कितने हैं C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दियर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज CS, मतलब जब सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है CS है। द सेम 3 कैपेसिटर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, उसी को फिर से किस में कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलल में, करें फाइंड द रेशियो ऑफ CP/CS। चलिए भाई पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर उसके बाद किसमें पैरेलल में, तो देखिए जो C1 C2 और C3 बच्चों, C1 जो है C2 जो है और C3 जो है वो सब बराबर मान लेते हैं C, लेट कर लेते हैं किसके बराबर है C के। जब CS में जाएंगे तो CS जब निकालेंगे बच्चों तो सीरीज में तो 1/CS = हो जाएगा 1/C प्लस 1/C और प्लस 1/C, कितना हो जाएगा ये 1/CS बराबर हो जाएगा 3/C, तो पलट जाएगा तो CS बराबर हो जाएगा C/3, ठीक है, C/3 आ जाएगा। एक तो आपका ये केस बन गया। अगर ये चीज़ पैरेलल में हो, ये किसमें था इन सीरीज, ये सीरीज के केस में हो गया बच्चों सीरीज। अब बात करते हैं इन पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा C प्लस C, कितना हो जाएगा CP बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 3C, ठीक है।
ये आ गया। अब कह रहे हैं CP और CS का रेशियो बताओ, देन CP/CS करना बच्चों, CP/CS। तो CP कितना है 3C और CS कितना है C/3। देखिए ये C से C कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो CP/CS कितना बन जाएगा, CP/CS बन जाएगा 3 3 9:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन था ये, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज। हाँ, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट आपका आज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा यूनिट है, पूरा ये लास्ट क्वेश्चन है अब इस लेक्चर का। कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए। हर एक प्लेट का एरिया कितना है, ए है, मतलब पूरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया क्या है, ए है, एंड सेपरेशन डी है। सेपरेशन कितना डी है, दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड K1 एंड K2 आर फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स इन 2 अरेंजमेंट्स एज शोन इन द फिगर। डायग्राम दिया गया है, कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट ए एंड बी। देखो भैया, ये आपके पास प्लेट है, इसका पूरे का एरिया ए है, तो अगर आधे का एरिया, देखिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। अगर मैं आधे की बात करूं तो ऊपर वाले का, जैसे आप बीच से सेंटर से आप इसको कट कर देंगे, आप इसको सेंटर से कट कर देंगे, जब सेंटर से, तो सेंटर से जब आप इसको कट कर देंगे तो ऊपर का जो एरिया हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, A/2, और नीचे का भी कितना हो जाएगा, A/2। सेम प्रोसेस यहाँ पर, जब उसके लेंथ को भी कट करेंगे, डिस्टेंस थिकनेस को भी कट करेंगे, तो उसका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको एरिया को कट किया गया A/2 और A/2, ठीक है। इधर डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस D थी उसको कट करके D/2 कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट। दोनों अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस बताना है कैपेसिटर का। देखिए भाई, सिंपल क्वेश्चन तो है, लेकिन बस ये आपको समझना है कि कैसे करना है। पहले केस में, पहले मैं करता हूँ क्या, पहले मैं करता हूँ कि C बराबर क्या होता है, पहले समझिए। C बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, KA/0/D। ये होता है ना, KA/0/D। और C जो होता है बच्चों, वो आपका होता है C1 + C2 होता है। अगर C1 + C2 होता तो इस केस में एरिया क्या है, एरिया जो है A1 और A2 वो बराबर कितना दे रखा बच्चों, D/2 दे रखा। कितना दे रखा, D/2। तो चलिए यहाँ रखते हैं C = पहले केस में जब लगाएंगे तो बन जाएगा K1 A/2 अपॉन डिस्टेंस कितना है D, KA/0, और एप्सिलॉन नॉट अलग से रहेगा। देखो फॉर्मूला यही तो होता है ना, KA/0/D। तो यहाँ पर लगाया K1 एक जगह पे A/2 एप्सिलॉन0/D, यहाँ पर लगाएंगे K2 A/2 एप्सिलॉन0D। यही रहेगा, ये रहेगा ना भाई। अब यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या है, A/2D कॉमन है, ऊपर से A/2 नीचे से D कॉमन है, तो यहाँ बन गया K1 एप्सिलॉन0। अच्छा एप्सिलॉन0 भी तो कॉमन है, एप्सिलॉन0 भी कॉमन ले लो भैया, एप्सिलॉन0 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बन जाएगा K1 + K2। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका पहले केस में फॉर्मूला आ गया। दूसरे केस में, अब हम इसी के B केस में चलते हैं, सेकंड केस में। अब पहला केस तो आपने देख लिया, इस केस के लिए आपने देख लिया, अब इस केस के लिए देखते हैं। इस केस में आपसे बोला गया है कि अब डिस्टेंस को आधा कर देना है, यानी कि डिस्टेंस को जो कर रहे हैं उसको D/2 कर रहे हैं, ठीक है। D1 और D2 को उसको क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, C = अब इसके लिए फॉर्मूला जो आपका लगेगा पैरेलल का लगेगा, वो वाला पैरेलल का केस बन जाएगा, तो बन जाएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2, मतलब सॉरी ये आपका सीरीज का बन जाएगा, ये आपका पैरेलल का था, ठीक है। तो रखिए वैल्यू। अब C बराबर, अब देखिए फॉर्मूला वही था, C = KA/0/D, यहाँ पर भी अप्लाई होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, K1 A/0 अपॉन D/2 इंटू K2 A/0 अपॉन D/2 अपॉन K1 A/0 D/2 प्लस K2 A/0 अपॉन D/2। देखिए एलसीएम लेके काटेंगे पीटेंगे जब इसको, तो मैं बता दूं आपको कि देखिए क्या क्या कटेगा, मैं बताऊं आपको। A/0 एक कटेगा, दो नहीं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है। ऐसे D/2 जो है आपका एक बार कटेगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं फिलहाल। ऊपर आपका जो बचेगा K1 K2 A/0 अपॉन D/2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा पूरे का अपॉन यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर अगर D/2 आप कॉमन ले लेंगे, D/2 आप कॉमन ले लेंगे,
नीचे की तरफ। चलिए पहले इसको ऊपर वाला लिख लें। ऊपर का बचेगा k1 प्लस k2 नीचे d/2। अब d/2 से एक d/2 चला जाएगा भाई, एक d/2 चला जाएगा तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से c का, वो कितना निकल के आएगा, वो आपका c इक्वल्स टू निकल के आएगा कितना भाई, यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनल जो निकल के आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों 2k1k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू डी, k1 प्लस k2 इंटू डी बन जाएगा। और आपका ये क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। मतलब आपको जो पहला केस था बच्चों, ये वाला केस जो आपका था वो किसके लिए था, ये पहला केस आपका पैरेलल के लिए था, ये आपका सीरीज के लिए था। तो आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आपका ये पूरा का पूरा यूनिट बच्चों कंप्लीट हो गया है। और जितना भी टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी अगले एक नए पार्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, जो भी नया यूनिट है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।